डीएलएड मैथ थर्ड सेमेस्टर चैप्टर 9 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लें। इंट्रोडक्शन में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है पहले उसको जानें। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वह माप होती है जो दिए गए आंकड़ों का वह मान होता है जो सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है और यह लगभग केंद्र में या लगभग बीच में होता है। उदाहरण के लिए हम लोग जैसे एक कक्षा के सभी छात्रों का गणित में जो नंबर होता है उसका अगर हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ज्ञात करें तो उसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी ने 50 पाया, किसी ने 60 पाया, किसी ने 70 पाया, किसी ने 65 पाया, किसी ने, तो हम ऐसा मान बता दें जो सभी छात्रों के नंबरों के आसपास हो। अगर कि जैसे सबका 60 से लेकर 65 तक के बीच में है तो अगर 63 हम ले लेते हैं तो 63 ऐसा होगा कि जो 60, 61, 62 और उधर 64, 65 सबका प्रतिनिधित्व करेगा। तो डिफिनीशन हमने लिखा भी है, उसको देख लेते हैं। सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ है किसी आवृत्ति वितरण में कौन सा आवृत्ति वितरण केंद्र के पास है। ये केंद्र के पास है कि मेन पॉइंट है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों द्वारा ऐसे प्राप्तांक का पता लगाया जाता है जो उस समूह के संपूर्ण प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करता है। संपूर्ण प्राप्तांकों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व कर सके और समूह के प्राप्तांकों को एक ही प्राप्तांक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। प्राप्तांक द्वारा व्यक्त किया जा सके। केंद्रीय प्रवृत्ति का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग मुख्य रूप से 3 विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें सबसे पहला है समांतर माध्य, दूसरा है माध्यिका और तीसरा है बहुलक। वैसे तो और भी हरात्मक माध्य में होता है, गुणोत्तर माध्य हो गया, हरात्मक माध्य हो गया, तो उन सबको हम लोग छोड़ेंगे। हम लोग सिर्फ समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक देखेंगे। आपके सिलेबस में सिर्फ समांतर माध्य है, लेकिन मैं जानकारी के लिए माध्यिका और बहुलक की भी चर्चा करूंगा। तो 3 माध्य, जिसमें पहला है समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका, मीडियन, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग बहुलक। ये 3 विधियां हैं जो केंद्रीय मान ज्ञात करने में सहयोग करती हैं। तो सबसे पहले समांतर माध्य। समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। अवर्गीकृत का मतलब जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से है। अब इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है तो समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग हो जाएगा 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 पद हैं। तो कितना हो जाएगा? 7, 5, 12, 6, 18, 7, 25, 8, 33, 33, 9, 42 बटे में 7 काट देंगे 6। ये 6 जो होगा वो समांतर माध्य होगा। कहने का मतलब कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तो जितने आंकड़े दिए हैं सबको जोड़ देंगे और उनकी संख्या से भाग कर देंगे, तो जो मान आएगा वो समांतर माध्य हो जाएगा। जब आंकड़े वर्गीकृत हो या सारणीबद्ध हो तो इसका हम एक एग्जांपल लिए हैं। जैसे इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है,
तो इसको कैसे हल करते हैं? जब आंकड़े वर्गीकृत हो, सारणीबद्ध हो, तो उसमें समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है वो a प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ कर दें या n कर दें, ठीक है, जहां a कल्पित माध्य और d विचलन है, f इंटू डी। इतना काम करेंगे तो वर्ग अंतराल था हमारा, देखिए 0 से 10, ठीक है। अब बारंबारता दिया हुआ है 3 4 5 2 6, 3 4 5 2 6। मध्यमान निकालना होगा, तो मध्यमान के लिए हम लोग निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़कर बटे में 2 करेंगे। तो 0 10 जोड़ेंगे तो 10 और 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5। अब अंतराल 10 10 का है तो बस कुछ नहीं करना है, 10 10 जुड़ते जाइए, 10 5 और 10 15, 15 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45, ठीक है। अब इसमें एक मान हम x में एक मान कल्पित माध्य मान लेंगे a। अब d का मान निकालेंगे, d बराबर x माइनस a, x में से इसको घटाएंगे तो 5 माइनस 25 बराबर हो जाएगा -20, यहाँ पर हो जाएगा -10, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा +10 और यहाँ पर हो जाएगा +20। अब f इंटू डी कर दें, f यहाँ पे 3 और इतना 20 का गुणा करेंगे -20 का तो -60। अब देखिए ये प्लस वाला 140 है और माइनस वाला 100 है, घटा देंगे तो आ जाएगा +40। अब यहाँ पर जो मान निकालेंगे वो हमारा होगा सिग्मा एफ डी जो योग, और यहाँ पर n या सिग्मा एफ कर दें तो इसको जोड़ेंगे तो 3 4 7 5 12 2 14 6 20 और इसमें ये आ गया था 40। अब हम समांतर माध्य निकालेंगे। देखिए कल्पित माध्य हमारा a है, a 25 है तो a का मान रख देंगे 25 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 40 और इसका मान आया है 20। सिग्मा एफ काट देंगे 2 तो यहाँ हो गया 25 और +2 27। अब अगला टॉपिक है माध्यिका, मीडियन। जब आंकड़े अवर्गीकृत हो या तो इसमें क्या है कि जब पदों की संख्या सम हो, इसमें भी जब पदों की संख्या सम हो तो यमी बराबर होता है n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। देखिए इसमें आप लोग फार्मूला वगैरह जानते हैं, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। और जब पदों की संख्या विषम हो तो उस समय जो माध्यिका होती है उसका फॉर्मूला होता है n + 1/2वां पद, ठीक है। अब एक एक एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है 2 4 6 8 10 12। अब इसमें देखिए पदों की संख्या 1 2 3। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज, दिए गए आंकड़ों को हम आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे पहले, तभी जो मान निकालेंगे वो सही आएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आरोही क्रम में हमने ले लिया है। अब पदों की संख्या n बराबर कितना है 1 2 3 4 5 6, सम हो गया, ये 6 क्या है सम हो गया, तो ये फॉर्मूला लगेगा।
तो ME बराबर n/2 यानी कि 6/2वां पद प्लस n/2 + 1 यानी कि 6/2 + 1वां पद कुल के बटे 2। तो ये 3 और ये काटेंगे तो 3 और ये 3 + 1 यानी 4, 3वां और 4वां पद। तो 3वां पद 6, 4वां पद 8 यानी हो जाएगा 6 + 8/2 14, 14/2 यानी कि कितना हो जाएगा 7। तो मध्य का इसमें कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब जब पदों की संख्या विषम हो यानी कि आंकड़े 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा ले लिया, तो देखिए आरोही क्रम में है ना, इसमें आरोही क्रम बनाना नहीं है। तो पदों की संख्या n बराबर कितना है 5, ये विषम है। तो ME बराबर क्या हो जाएगा n + 1/2वां पद। n कितना है 5 है, 5 + 1/2वां पद। ये कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3वां पद। तीनवां पद कितना है 6। अच्छा, जब आंकड़े वर्गीकृत तथा सारणीबद्ध हो तो कैसे निकालेंगे माध्यिका। देखिए इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला होता है ME बराबर L1 कर दीजिए प्लस L2 - L1 बटे में F n/2 माइनस C, जहां पर L1 संचयी बारंबारता वर्ग में जो वर्गंतराल आएगा, संचयी बारंबारता वर्ग में जो वर्गंतराल आएगा उसकी निम्न सीमा, L2 उसकी उच्च सीमा, और संचयी बारंबारता वर्ग में जो बारंबारता आएगा वो ये F है, और n/2 पदों की संख्या का आधा, और C जो है संचयी बारंबारता। तो कैसे करना है इसमें यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। वर्ग अंतराल पहले लिख लें 0 से 10, 50। बारंबारता 2, 2, 3, 3, 4, ये बारंबारता दिया हुआ है। n बराबर यहाँ से जोड़ेंगे तो 2, 2, 4, 4, 8 से 14 हो जाएगा। ठीक है, संचयी बारंबारता में इसको देखिए सीधा सीधा लिख देते हैं, फिर इसमें जोड़ करके जोड़ेंगे 2 और 2 4, यहाँ पर लिख देंगे 4 और 3 7, यहाँ पर लिख देंगे 7 3 10, यहाँ लिख देंगे, और 10 4 14 यहाँ लिख देंगे। देखिए ये और ये सेम होना चाहिए, अगर सेम है तो इसका मतलब कि संचयी बारंबारता सही से निकाला गया है। अब n/2 का मान निकालें पहले। n/2 बराबर हो जाएगा 14/2 यानी कि 7। देखिए 7 किस में पड़ेगा, 7 ठीक इसी में पड़ेगा, ठीक है ना, 7 इसी में पड़ेगा। लेकिन संचयी बारंबारता जो है हम इसको लेंगे, ये हो जाएगा C, और ये जिसमें पड़ा है उसके सीध में हम देखेंगे तो ये F होगा, और ये इधर वाला L1 और इधर वाला L2। मान लिख लेते हैं, L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, F बराबर 3 और C बराबर 4। तो ME बराबर L1 का मतलब हो जाएगा 20 L1 और प्लस L2 - L1 यानी कि 30 - 20 और बटे में बारंबारता 3 और गुणे n/2 का मान कितना है 7 और माइनस C का मान 4, कितना हो जाएगा देखिए 20 प्लस यहाँ पे 10 बटे में 3, यहाँ पर ये कट गया, कितना आ जाएगा 20 और प्लस 10 कितना हो जाएगा
30। देखिए माध्यिका आपके सिलेबस में है नहीं, जानकारी के लिए मैं बस बता दे रहा हूँ। यहाँ लास्ट टॉपिक है बहुलक मोड। इसमें क्वेश्चन एक दिया हुआ है, एक एग्जांपल हमने लिया है। बहुलक, पहले इस वर्गीकृत वाले में जाने से पहले हम लोग एक जैसे अवर्गीकृत वाला होता है तो उसमें देख करके ये बहुलक निकाल लिया जाता है। जैसे ये आंकड़े दिया हुआ 2 2 2 3 4 2 5 6 इस तरह से दिया हुआ था। इसमें देखिए सबसे अधिक किस पद की बारंबारता है, तो 2 सबसे अधिक बार आया है। तो 2 सबसे अधिक बार आया है तो ऐसी स्थिति में बहुलक जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। जिस पद की आवृत्ति यानी जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगा वही दिए गए आंकड़ों का बहुलक होगा। अब इसमें अगर सारणी में दिया हुआ है तो कैसे करेंगे? देखिए इसमें कोई अलग से कॉलम नहीं बनता है, वर्ग अंतराल और बारंबारता जो दिया हुआ है क्वेश्चन बस उसी का कॉलम बनता है इसमें। तो 0 से 10 4। अब इसमें क्या करना होता है कि सबसे अधिक सबसे बड़ा जो बारंबारता होता है उसको चुनते हैं। तो सबसे अधिक इसमें क्या है? 7 है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसको हम F1 ले लेंगे, ठीक है। ये 1 नंबर होगा सबसे बड़ा। उसके ठीक पहले वाला उसको F0 ले लेंगे और उसके ठीक बाद वाला F2 कहेंगे। और F1 के सामने जो वर्गंतराल है इधर होगा L1 और इधर होगा L2। हालांकि L2 की जरूरत है नहीं, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। F1 बराबर 7, F0 बराबर 6, F2 बराबर 3, L1 को हम L सिर्फ लिखेंगे, ये हो गया 20। और एक होता है I या उसको H भी दिखाते हैं, H से भी दिखाते हैं। H जो वर्ग अंतराल है, कितने का अंतराल है? 10 का है। H बराबर हो जाएगा 10। अब फार्मूला, मोड का फार्मूला क्या होता है? मोड यानी बहुलक, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब मान रख देते हैं। बहुलक बराबर हो जाएगा L 20 प्लस F1 7 माइनस F0 6 बटे में 2 गुणे F1 का मान 7 माइनस F0 6 माइनस F2 कितना है? 3 इंटू H का मान कितना है? देखिए अंतराल 10 का है ना, तो 10। तो इसमें कितना हो जाएगा? 20 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू ये 10 डिवाइडेड बाई ये 14 माइनस 36 9। तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10 बट्टे में 5 काट देंगे तो 2, यानी कि ये हो जाएगा 20 प्लस 2 22। यही बहुलक होगा। इसी को आंसर कर देंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद आइए डीएलएड मैथ थर्ड सेमेस्टर चैप्टर 9 का एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले ठाकुर प्रकाशन, जिसमें लघुत्तरी प्रश्न में देखिए सब डिफिनीशन दिया हुआ है। ये 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 सारणी में दिया हुआ है।
तो इसको मैं लगा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 व्यक्तियों की आय निम्न प्रकार से है, इनके मध्यमान की गणना कीजिए। 5 व्यक्तियों की आय दिया हुआ है, पहले का 4,500, दूसरे का 5,800, तीसरे का 3,200, चौथे का 8,500 और पांचवे का 6,500। इनके मध्यमान की गणना कीजिए, यानी कि इनके आय का मध्यमान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पांचों के आय को जोड़ करके, चूंकि कुल 5 है तो 5 से भाग कर देंगे। तो मध्यमान बराबर जोड़ेंगे सबको, 4,500 प्लस 5,800 प्लस 3,200 और प्लस 8,500 प्लस 6,500, कुल के बटे कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ये हो गया 2 0 और 5 5 10 तो 12 और 20 5 25। ठीक है, हासिल है 2 6 2 8 8 16 3 19 5 24 4 28 बटे में 5 है। तो इसको काटेंगे, तो काटेंगे तो आएगा 5 5 25 7, इतना आ जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, जो आय का मध्यमान है वो रुपया नहीं दिया, बस सिर्फ पैसे दिया है, तो 5,700। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित सारणी से अज्ञात आवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए यदि मध्यमान 30 हो। ये क्लास इंटरवल 0 से 10 और 60 से 70 तक दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। तो ये हमने लिख लिया, वर्ग अंतराल और बारंबारता। मध्यमान दिया हुआ है, तो समांतरवाद या मध्यमान निकालने के लिए x की जरूरत पड़ेगी, जो कि क्लास इंटरवल के जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर बटा में 2 करते हैं। तो 0 और 10 जोड़ेंगे तो 10, बटा में 2 करेंगे तो आएगा 5। अब चूंकि देखिए अंतराल 10 का है ना, तो 10 10 जोड़ते जाइए, तो यहाँ पे हो गया 15, यहाँ पे हो जाएगा 25 35 45 55 और 65। ठीक है, fx के लिए यहाँ पर ये चीज़ नहीं पता है तो मान लेते हैं इसको p मान लेते हैं, p मान लेते हैं। तो ये हो गया कितना 10, ये 26 260, ये हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 10 25 13 38 4 42 48 48 प्लस 50 48 प्लस p हो जाएगा। ठीक है, 48 प्लस p हो जाएगा। और ये जोड़ेंगे तो 5 5 10 5p ये हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f होगा। तो मान रख देते हैं, देखिए सिग्मा fx है 1,830 प्लस 25p डिवाइडेड बाई ये 48 प्लस p, और मध्यमान दिया हुआ है कितना 30। इसका इधर गुणा कर दें, तो इधर जब गुणा करेंगे तो 30 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 3 8 24 3 चौको 12 2 14 इतना, और प्लस 30p बराबर 1,830 प्लस 25p। इसको इधर और इसको इधर ले जाएं, 30p माइनस 25p बराबर 1,830 माइनस 5p बराबर हो जाएगा 0, 13 में से 4 गया 9, 7 में से 4 गया 3, तो p बराबर हो जाएगा 390
बटे में 5, 5 सते 35, 4 5 बटे 40, 78 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यमान की गणना कीजिए। ये आंकड़े दिए हुए हैं, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। इससे मध्यमान की गणना करनी है। इसमें एक चीज ये ध्यान देना है कि 54 से 56, 51 से 53, इधर से अगर देखें 30 से 32, 32 के बाद यहाँ 32 से नहीं दे रहा है, 33 से 35, 35 यहाँ पे, फिर 36 से 38 ऐसे करके दे रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। तो ऐसे का मध्यमान निकालने के लिए यहाँ हमने देखिए ये एम ने क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल और ये बारंबारता लिख लिया है। अब जब इस तरह से वर्ग अंतराल हो जो ब्रेक हो जा रहा हो, जैसे 30 से 32 है तो 32 से 35 या 32 से 34 नहीं दिया है, 33 से 35 दे दिया है। तो ऐसे में क्या करते हैं ना, जो सबसे अधिक आवृत्ति होती है, जो सबसे अधिक बारंबारता होता है, उसको हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। ये पूरा जो है ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसके सामने जो है विचलन में हम 0 लिख देते हैं, इसके सामने 0 लिख देंगे और इसके ऊपर ऐसे ऊपर जाएंगे तो +1, इसके सामने +2, इसके सामने +3 और इसके सामने +4 लिख देंगे। नीचे आएंगे तो इसके सामने -1, -2, -3 और -4। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे FD निकालेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा +4 मिलेगा। अब प्लस वाले को एक साथ प्लस कर लेते हैं, अब माइनस वाले को एक साथ। तो प्लस वाला करेंगे तो देखिए 6 4 10, 6 4 10 +20 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 6 3 9 4 13 -13 हो गया। तो सिग्मा FD जो होगा इसमें से घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा +7। और यहाँ पर सिग्मा F को जोड़ेंगे तो n मिलेगा। ये कितना होगा, 1 2 3 3 6 4 10 6 16 3 19 3 22 23, ये हो गया 23। अब यहाँ पर हम लोग पहले एज्यूमिंग मीन यानी कि कल्पित माध्य का मान ज्ञात करें। कल्पित माध्य जो है हम लोग इसको माने हैं, है ना, तो AM एज्यूमिंग मीन, AM जो होगा, ये जो वर्ग अंतराल है 42 से 44, इसको जोड़ देंगे और बटे 2 कर देंगे, कितना हो गया 86 का आधा करेंगे तो 43, यानी कि कल्पित माध्य 43 हो गया इस बार। और क्लास इंटरवल देखिए, क्लास इंटरवल ऐसे मत करिएगा, ऐसे नीचे है देखिए 54 से 51 48 3 3 का है, तो क्लास इंटरवल हो गया 3। और n का मान 23 और सिग्मा FD का मान +7 है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, AM प्लस बराबर ये कितना हो जाएगा 43 प्लस सिग्मा FD 7 बटे में 23। यहाँ पर क्लास इंटरवल का गुणा भी होगा, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 21 बटा 23। CI का मान 3 है, क्लास इंटरवल 3 है, ऐसे बढ़ेंगे तो 3 3 का अंतराल है, ऐसे मत करिएगा। तो ये लगभग जो है 44 आ रहा है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं साहित्य प्रकाशन।
डीएलएड में थर्ड सेमेस्टर चैप्टर 11 ठाकुर प्रकाशन के बाद साहित्य प्रकाशन। एक्सरसाइज देखते हैं, लघुत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें जो क्वेश्चन करने लायक है मैं सिर्फ उसी को किया हूं, बाकी जो आप आसानी से कर सकते हैं उसको हमने छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 2, 3 और x का समांतर मान 3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। पद क्या है, 2, 3 और x है और समांतर माध्य 3 दिया हुआ है। तो देखिए समांतर माध्य बराबर होता क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग में 2 + 3 + x, 2 + 3 + x, अब बटे में पदों की संख्या कुल 3 है। 3 हो गुणा कर देंगे तो 9, हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 4। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न सारणी के आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये आयु वर्षों में दिया हुआ है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता का मतलब कि जैसे 11 वर्ष वाले 2 लोग हैं, 14 वर्ष वाले 10 लोग, 15 वर्ष वाले 8 लोग, इस तरह से है। इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य के लिए इसमें सारणी बनाना पड़ेगा। तो सारणी में आयु वर्षों में बारंबारता, ये चीज जो दिया हुआ है उसको हम ऐसे लिख लिए। बारंबारता f ये दिया हुआ है, x भी दिया हुआ है, तो f गुणे x निकाल लें, क्योंकि समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो यहां पर इसमें गुणा कर दें। देखिए इसमें कल्पित माध्य मान करके भी आप कर सकते थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन और छोटा हो जाता, लेकिन बहुत ज्यादा गुणा वाला नहीं था तो इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आ गया। इसका टोटल सिग्मा fx का 588 और बारंबारताओं का योग यानी n जो है वो 41 है। तो समांतर माध्य क्या होगा देखते हैं। समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx 588 और सिग्मा f 41 भाग देंगे तो आ जाएगा 14.34। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में माध्यिका ज्ञात करनी है, जिसमें पद और बारंबारता दिया हुआ। पद है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और बारंबारता 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4। तो समांतर माध्य में तो कॉलम ज्यादा होता है, लेकिन माध्यिका में जैसे पद और बारंबारता 2 कॉलम तो हो गया, एक कॉलम और बनता है संचयी बारंबारता का। इसमें केवल 3 कॉलम बनते हैं। तो आइए देखते हैं। ये पद, ये बारंबारता, बारंबारताओं का योगफल 19 है। संचयी बारंबारता देखिए इसको ऐसे लिखेंगे सीधा 1, फिर 3 जोड़ करके 4, 2 जोड़ करके 6, 4 जोड़ करके 10, 3 जोड़ देंगे तो 13, 2 जोड़ देंगे तो 15 और 4 जोड़ देंगे तो 19। ये संचयी बारंबारता हो गया। और n आया है 19। यहाँ पे चूंकि n बराबर 19 विषम संख्या है तो n + 1/2 कर देंगे तो 19 + 1/2। आप चाहें तो 19/2 डायरेक्ट 19/2 भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 10। अब 10 देखिए किस में पड़ेगा, 10 यहां पर पड़ेगा, ठीक है, इसमें पड़ेगा। लिखेंगे यह मान संचयी बारंबारता वर्ग 10 में पड़ेगा, 10 में पड़ेगा। अतः उसके संगत पद का मान 8 है। उसके संगत जो पद का मान है वो कितना है, 8 है। तो माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, आंकड़ों 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 की माध्यिका। इसमें भी माध्यिका ज्ञात करनी है, लेकिन ये अवर्गीकृत आंकड़ों का संग्रह है। तो इसमें कुल कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पद हैं। और क्या ये आरोही या अवरोही क्रम में है, तो 3, 4 से बढ़ते हुए क्रम में है, तो इसका मतलब आरोही क्रम में है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। पदों की संख्या n बराबर 7 जो कि विषम है, तो माध्यिका बराबर होता है n + 1/2वां पद, 7 में 1 जोड़ देंगे और बटे में 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4वां पद। अब 4वां पद इसमें देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 4वां पद क्या है, 9 है। तो माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, 9। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें भी माध्यिका ज्ञात करनी है। पद और बारंबारता दिया है, एक कॉलम और बढ़ जाएगा संचयी बारंबारता का। तो कैसे संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे वो देख लेते हैं। ये पद 3, 4, 6, 8, 12 है ना, 3, 4, 6, 8, 12 और बारंबारता 2, 5, 4, 5, 3।
जिनका योगफल 19, यानी n का मान जो है 19 आ गया, ये विषम है। संचयी बारंबारता 2 लिख देंगे, फिर 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19। ये मान बराबर हो गया, इसका मतलब कि संचयी बारंबारता सही निकला है। अब आइए देख लेते हैं कैसे माध्यिका ज्ञात करनी है। n+1/2 बराबर हो जाएगा, ये 19 है ना, तो 19 + 1/2 यानी कि 10। आप चाहें तो 19/2 यानी कि 9.5 भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यह मान, अच्छा 10 किस में पड़ेगा, देखिए 10 इसमें पड़ेगा। यह मान संचयी बारंबारता वर्ग 11 में पड़ेगा, ठीक है, 11 में पड़ेगा। अब इसके सीध में आ जाइए, तो माध्यिका क्या हो जाएगा 6, उसके संगत पद 6 है, उसके संगत जो है पद 6 है, अतः माध्यिका बराबर 6, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट हमने किया है, इसमें 2 पार्ट है, तो एक पार्ट जब हो जाएगा ना तो दूसरा भी हो जाएगा। ये 14 का फर्स्ट पार्ट भी करने लायक था, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब इसमें बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक में क्या करते हैं ना, जिस पद की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, यानी कि जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी, उस पद को हम दिए गए आंकड़ों का बहुलक कहेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे ज्यादा बार जो है 12 आया है, एक यहाँ, 2 3 4, और देखिए 13 यहाँ है, तो 13 2 हो गया, बस 2। 14 एक है, एक ही बार है। 10 1 2, ठीक है। 11 1, एक ही बार है। 18 भी एक बार, 20 एक बार, 13 एक बार। तो सबसे अधिक 12 आया है 4 बार। पद 12 की बारंबारता 4 है, जो अन्य पदों की बारंबारता से अधिक है, अतः बहुलक बराबर 12, ठीक है, ये आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। ये जो सारणी दिया हुआ है, चर का मान दिया है 5 7 9 11 13 15 17 19, आवृत्ति 4 3 5 17 23 12 13 और 3। तो बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक मतलब जिस पद की आवृत्ति सबसे अधिक, वही पद बहुलक हो जाएगा। तो इसमें देखिए आवृत्ति 23 सबसे ज्यादा है, तो किस पद की आवृत्ति सबसे ज्यादा है 23, ये 13 की, ठीक है। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 13, आंसर। इसमें बस इतना ही करना था।